प्रायोरिटीज देखनी होती हैं। क्या प्रायोरिटी चल रही है हमारी, हमारा बड़ा गोल जो है उसके बीच में छोटी छोटी चीजें आ रही है, तो इसको कई बार स्किप करना होता है। बीच बीच में सैटरडे संडे में अगर कोई मूवी देखने जा रहा है दोस्तों, उसको स्किप करना होता है, क्योंकि हमारा बड़ा गोल एक बहुत बड़ी चीज बैठा है। और आज की इस वीडियो में बात, सबसे पहले तो आप सभी से एक बहुत बड़ी माफी और एक बहुत बड़ा हेलो, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद ऐसे 1 to 1 रूबरू हो रहे हैं। काफी बच्चों ने सेमिनार की क्लिप देख ली थी, काफी बच्चे तो ये गुस्से में बैठे हैं कि भैया आप तो देश भ्रमण में लगे पड़े हो, यहाँ पे हमारी 11वीं शुरू हो चुकी है और 11वीं के बारे में आप कुछ बता ही नहीं रहे। हम तो बहुत गुस्से में हैं। रियलिटी अगर मैं ये बताऊं तो मैं ये चाहता था कि 11वीं में आप अपनी 11वीं शुरू करो, अपने आप उस डिफिकल्टी को फेस करो, और जब आप डिफिकल्टी को फेस कर लोगे तो शायद कुछ बच्चे आगे बढ़ जाएं, शायद कुछ बच्चे वहीं पे गिर जाएं, गिरने के बाद आप वापस उठोगे, वापस उठने के बाद आपका भैया खड़ा है। पिछला जो आपका सीनियर वाला बैच था उसमें क्या हुआ कि 10वीं के एग्जाम खत्म हुए, एग्जाम खत्म होते ही मैंने 11वीं की एक वीडियो बना दी। 11वीं की वीडियो बनाते ही बच्चों ने सोचा कि यार इतनी भारी भारी बातें बता दी हैं, और इतनी भारी बातें तो कुछ होती भी नहीं होंगी, जैसे 10वीं निकाली ऐसे 11वीं निकाल देंगे, तो बच्चों ने उस चीज को इग्नोर कर दिया। इसलिए मैं ये चाहता था कि आपको 11वीं में शुरू से स्पून फीड ना करूं, आप 1-2 महीने अपने आप गिरो, गिरने के बाद जब आप वापस उठोगे तब आपकी सारी चीजें मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप अपनी 11वीं आगे फर्राटे से निकाल दोगे। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, इसमें जितने भी आपके पिछले 1-1.5 महीने में कमेंट्स आए थे, जितनी भी आपकी परेशानी आई थी, जितने भी आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजे थे, मेल भेजे थे, वो सारे क्यूरेट करके यहां पे मैं सॉल्व करने वाला हूं। सॉल्व तो सवाल होते हैं, यहां पे मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप उसको यहां पे ठीक कर सकते हो। 11वीं की खाली बात नहीं है, 11वीं और 12वीं एक मिक्सचर होता है, 2 साल का मिक्सचर होता है। और मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसकी 11वीं बर्बाद थी और वो 12वीं में वापस उठा था। एक ऐसा बंदा जो बर्बाद बैठा था और वो उठा है, वो आपको अच्छे से बता देगा एज कंपेयर टू एक बंदा जो कि बस टॉपर ही बैठा हुआ था। तो इसलिए हर एक चीज यहां पे जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। कोई मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है बोलने के लिए। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मेरे दिमाग में आएंगी वो मैं बोल दूंगा। आपसे ये गुजारिश रहेगी, चाहे आप 2x पे देखो, 3x पे देखो, मेरे को नहीं पता, कोशिश करना कि पूरी देख लो, क्योंकि कहीं पे भी बीच में कुछ चीज दिमाग में आएगी वो मैं यहाँ पे बोल दूंगा, और वो शायद आपके आगे के 1.5-2 साल बचा दे। शुरुआत करते हैं। कुछ कुछ चीजें जो मेरे को डिस्कस करनी है वो आगे दिखती रहेंगी, और बीच बीच में जो भी मेरे दिमाग में पॉइंट आएगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। भैया हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर तेज भगा रहे हैं, टीचर तेज भगा रहे हैं तो हमारी चीजें छूट जाती हैं। भैया क्लास में कम समझ में आता है, भैया नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, टीचर इतनी तेज तेज भगा रहा है। भैया क्लास में तो समझ में आ जाता है, बट घर पे आके जब हम नोट्स देखते हैं तो वो चीज याद ही नहीं आती कि क्या बताया था सर ने। ऐसे ऐसे कुछ डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में। या फिर 10वीं में क्या होता था कि भैया हमने कोई चैप्टर अगर मान लो छोड़ भी दिया ट्यूशन में, तो कहीं से वन शॉट देख ली, कहीं से कोई वीडियो देख ली, तो वो समझ में आ जाता था। पर 11वीं में क्या है, आपको रियलाइज हो गया होगा कि अगर एक चैप्टर चल रहा है और उस चैप्टर का आपने बीच में एक भी लेक्चर छोड़ दिया तो वो पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आप लेक्चर के बीच में अगर 5 मिनट के लिए अपने दोस्त से बात करने लगे और टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट चल रहा था, वो टॉपिक छूट जाएगा और वो आपका कभी कवर नहीं हो पाएगा, एक बैकलॉग बन के रह जाएगा, और बैकलॉग बहुत मुश्किल से कवर होते हैं। ये चीजें आ रही है दिमाग में, ये चीजें हो रही है रियलाइज कि भैया हम तो क्लास में बैठे होते हैं, 10 मिनट क्लास हुई, 20 मिनट क्लास हुई, 30 मिनट क्लास हुई, 31वें मिनट हमारा दिमाग कहीं और चला गया, हमारे दिमाग में कोई और ख्याल आ गया, इस मिनट पे सर ने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया और हमारा वो छूट गया। ऐसा ऐसा होता है। अब इसको कवर करने के लिए क्या करें। 11वीं में मेरे से कुछ नहीं हुआ था, मैं बर्बाद बैठा था। 12वीं में मैंने क्या करा कि यार फोन आता है आपका, ठीक है, आप सभी शायद स्मार्टफोन तो ले लिए होंगे, आप सभी ने। कोशिश करो स्मार्टफोन ना रखो, ठीक है। जो आपके फीचर फोन होते हैं, मेरे पास फीचर फोन था जो बटन वाला फोन होता है, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैं क्या करता था कि भाई क्लास में गया, 12वीं की ये चीज बता रहा हूं मैं आपको, मैं क्लास में गया, क्लास में लेक्चर शुरू हुआ और मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। जो बच्चा ऑफलाइन ले रहा है उसके पास तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनके पास तो वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से पड़ी है। इससे फायदा क्या होता है, 2 फायदे हैं। देखो ध्यान से समझना बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे 2 साल बैठ के ऑडियो रिकॉर्डिंग करते रहोगे और उसको वापस सुनते रहोगे, नहीं। शुरू के 1 महीने करोगे, 1 महीने बाद अपने आप उस चीज की आदत पड़ जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी। पर शुरू के 1 महीने कर लिया तो आपको जो सुनने की पावर है, जो नोट्स बनाने की पावर है, वो अच्छी आ जाएगी। तो आपने क्या करा, आपने वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब आप घर पे आए, घर पे आके आपने नोट्स उठाए, नोट्स उठाने के बाद आपने साथ में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। आपने जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दोगे, उसको 2x पे प्ले कर दो, और साथ साथ में जैसे जैसे सर पढ़ा रहे थे और जैसे जैसे आपने नोट्स में लिखा है उसको देख के नोट्स को रिवाइज करो। इससे क्या होगा, 2 फायदे हैं। पहला कि सर कई बार ना कुछ चीजें बीच में हिंदी में बोल देते हैं, या जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो, सर कई बार उस लैंग्वेज में कुछ चीजें बोल देते हैं पर उसको लिखवाते नहीं है। तो जब आप वापस रिवाइज कर रहे होगे और कान में आपके ऑडियो चल रही होगी, तो आपको याद आएगा कि यार सर ने ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, बोला सही था, पर सर ने नोट्स में नहीं लिखवाया। तो ऐसा करता हूं, जहां पे खाली जगह बची है वहां पे उस पार्ट को यहां पे लिख लेता हूं अपनी भाषा में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सर जरूरी नहीं है या मैम जरूरी नहीं है आपको हर एक चीज लिखवाएंगे जो वो बोल रही है, पर आपका ये फर्ज बनता है कि आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको नोट्स में लिखो। किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है कि वो चीज लिखवाएंगे तभी हम लिखेंगे, अपना दिमाग खुद भी खोलना है। ये चीज मैं अभी 11वीं के आगे डिस्कस करूंगा। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज, आप जब भी नोट्स अपने बनाओ अपनी 11वीं में, कोशिश करना उनको खुले खुले बनाओ। ये ना हो कि भैया हमने तो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारी क्लास में क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो बच्चा क्या कर रहा कि ऐसे पहले दूसरी बेंच पे बैठा हुआ था, उसने क्या करा, एक ऐसे वो जो ब्लैक पेजेस वाली कॉपी आती है वो ले ली थी, थोड़ी सस्ती आती है, साथ में उसने क्या करा उस कॉपी के बीच में ऐसे डिफरेंस वाली लाइन खींच दी बीच में और बहुत छोटा 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 करके लिख रहा था। तो सर ने उसके पास गए, सर ने पूछा कि यार इतना छोटे छोटे क्यों लिख रहा है। सर ने उसने बोला सर पेज बचाने होते हैं ना। सर ने कहा एक बात समझ ले, जब तेरा आगे जाके जॉब लग जाएगी ना, अच्छा तू पढ़ लेगा, अच्छा पढ़ने के बाद तू एक कॉलेज में चला जाएगा और जॉब कर लेगा, जॉब में लग जाएगी, तो पहले महीने की सैलरी में ये सारे पैसे निकल आएंगे जितने तू बचाने की सोच रहा है। तो इसलिए कहीं पे भी ना अभी ये टाइम नहीं है कि हम छोटे छोटे लिख के पेपर बचाएं। जितना खुला लिख सकते हो उतना खुला लिखो। फायदा क्या रहेगा कि आपने पहली चीज तो खुला लिखा, खुला लिखने के बाद आपने जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, आपने ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग में थे, वीडियो रिकॉर्डिंग वापस सुनी और आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लगी, तो लिखने की जगह तो बचेगी। इतने इतने से में लिखोगे तो कैसे जगह बचेगी। तो जितना खुला हो सकता है उतना खुला लिखो। लिखोगे खुला तो जगह मिल जाएगी, दूसरा आपका दिमाग भी खुला रहेगा। बीच बीच पढ़ोगे कैसे समझ में आएगा। ये बात ध्यान रखो। बहुत बड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे यार ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये इंपैक्ट मारती हैं। एक बार मैं अपने दोस्त के पास गया, टॉपर दोस्त था आईआईटी कानपुर में इस समय। उस दोस्त के पास मैं गया, मैंने कहा कि यार ये सवाल करके दिखा दे। तो मैं उसके पास गया, उसने कहा ला कॉपी दे। मैंने कॉपी दी, उसने पूरे पेज पे ऐसे बड़ा बड़ा सवाल सॉल्व करा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार इतनी सी जगह में सॉल्व हो सकता था, तो तूने इतना बड़ा पेज क्यों लिया। तो उसने कहा जब तू सोची छोटी रखेगा तो तू बड़ा कैसे अचीव कर पाएगा। थोड़ी सी लेम बात है, पर पॉइंट ये है कि इससे फायदे बहुत होंगे। तो इसलिए ना कहीं पे भी पेपर बचाने की कोशिश मत करो, जितना खुला हो सके उतना खुला लिखो। ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आपको जहां पे भी ये लग रहा है कि टीचर तेज भाग रहा है, टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी तो सुन लिया, जितना समझ में आया ठीक है। घर पे आने के बाद आपने उसको थोड़ी देर और बैठ के उस पर मंथन करा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज नोट से रिलेटेड है, ऐसा नहीं करना है कि भैया हमने क्लास में तो रफ में नोट्स बना लिए और हम जब घर आते हैं ना तो सजा सजा के हम घर पे नोट्स बनाते हैं उसको जब हम घर पे आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। किसको, कोई कॉपी के कंपटीशन में कोई बैठे हम। नोट्स ऐसे होने चाहिए, दो चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए। सबसे पहला कि जितने खुले खुले नोट्स हो सके उतने खुले खुले नोट्स हो, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हो अपनी भाषा में लिखी हो। और तीसरा वो ऐसे हो कि सिर्फ आपको समझ में आए। ये भैया क्या बोल रहे हो आप, ऐसे लिखे हो सिर्फ आपको समझ में आए। कैसी भी राइटिंग में लिखो, इतना हो कि आपको समझ में आ जाए। दूसरे को किसको दिखाने हैं। आप 11वीं में आ चुके हो, 11वीं में आपके जो साइड में बैठा बच्चा है ना वो भी आपका कंपटीशन है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें उसको भी बांटने और पूरी दुनिया को बांटते हुए नोट चल नहीं। अब आ चुके हम कंपटीशन में, अब हमें अपना देखना है। तो इतनी ये नहीं कि सजाने में बैठे हुए हैं भैया, रंगीन पेन भी ले गए, ब्लू पेन भी ले गए, ब्लैक पेन भी ले गए, ग्रीन पेन भी ले गए, हरा पेन भी ले गए। ये सारा टाइम नहीं है कि भाई एक हमने व्हाइटनर भी लेके गए हुए हैं, स्केल भी लेके गए हैं, इतना कुछ टाइम नहीं है। जैसा जैसा लिखवा रहे हैं सर वैसा वैसा जल्दी जल्दी लिख लो। एक ही नोट्स बनाने हैं, उन्हीं नोट्स में जितनी भी थ्योरी आपकी लिखवाई जा रही है क्लास में और जितने भी सवाल आपके क्लास वाले सवाल हैं, जो क्लास वाले सवाल हैं वो सारे उसी कॉपी में हो। ये होता है क्लास नोट्स। जितने मोटे बन सके उतने मोटे बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जितनी भी थ्योरी आपकी क्लास में पढ़ाई जा रही है और क्लास में जो भी सवाल हो जा रहे हैं वो उसी नोट्स में होने चाहिए। कुछ बच्चों ने बोला कि भैया जो सवाल होते हैं उसके लिए अलग कॉपी बनाए साथ में। नहीं 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 नहीं, जो क्लास के सवाल हैं वो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, वो तो उसी दिन काम आएंगे, आपको उसी कॉन्सेप्ट में काम आएंगे। तो थ्योरी सर लिखवा रहे हैं वहीं लिखो, उसके साथ कोई सवाल करवाने सर क्लास में तो वो सवाल वहीं पे होना चाहिए। कोई अलग कॉपी नहीं बनानी, एक ही कॉपी में होगा। अलग कॉपी किसकी बनानी है, मॉड्यूल की अलग कॉपी होनी चाहिए, डीपीपी की अलग कॉपी होनी चाहिए। इसके बारे में हम आगे आएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे कि भैया बैकलॉग कैसे कवर करें। बहुत बड़ा सवाल जो भरा हुआ है डीएम में, भरा हुआ है आपके कमेंट सेक्शन में। सबसे पहली चीज बैकलॉग में ये ध्यान रखना है कि जितना भी पास्ट में बैकलॉग हो चुका है उसको तो सबसे पहले भूल जाओ। ये नहीं कि पास्ट को सुधारने की वजह से हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर रहता है जो बच्चे करते हैं। तो इसलिए जितना पास्ट में हो चुका है सबसे पहले तो उसको भूल जाना है। जो प्रेजेंट चल रहा है उस पर फोकस रखना है कि ये प्रेजेंट की खराब करने की वजह से ये नहीं कि पास्ट का बैकलॉग में और बैकलॉग फाइल करते रहे। ये मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल बता रखा है, बच्चों को बता रखा है कि भैया 12th में एक सर पढ़ा रहे थे अपना लाइट चैप्टर। लाइट कहते हैं उसको, रे ऑप्टिक्स कहते हैं अगर मैं और स्पेसिफिक उस पर जाऊं। रे ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा था क्लास 12th का, और एक बच्चे की ना क्लास 11th की रोटेशनल डायनामिक्स बची हुई थी। तो बच्चा उस समय जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाया जा रहा है उस समय बैठ के वो लाइट अपनी रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर कर रहा है क्लास में।
सर ने आए 2 लगाए सर ने उसका थप्पड़। सर ने बोला जो प्रेजेंट पे चल रहा है वो भी बैकलॉग में बैठ जाएगा और रोटेशन तो तेरी कभी खत्म हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए जो प्रेजेंट में चल रहा है सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि उसको खत्म करेंगे। अभी आपकी 11वीं जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। अभी कल परसों ही मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, बच्चे ने बोला कि भैया मेरे ना 2 लेक्चर छूटे हुए हैं क्लास के, तो वो बैकलॉग बना हुआ है। मैंने कहा 2 लेक्चर? बच्चों की 11वीं में पूरी 11वीं बर्बाद पड़ी होती है, 12 चैप्टर बचे होते हैं 11वीं के, तू तो 2 लेक्चर की बात कर रहा है। तो इसलिए अभी इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है वो टाइम आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देने से बढ़िया, ट्विटर पे देने से बढ़िया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप पे देने से बढ़िया उस टाइम में बैठ के अगर आप बैठ के इस बैकलॉग को कवर कर लोगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी 11वीं जस्ट स्टार्ट हुई है, बैकलॉग कवर करने के लिए क्या करना होता है भैया? अगर आपको लेक्चर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ऑनलाइन कहीं पे आपकी जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसी का लेक्चर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप कहीं से भी एक वन शॉट देख लो। वन शॉट देखने के बाद आप क्या करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। आपने इतना कर लिया और साथ साथ आपकी जो मॉड्यूल वगैरह आपको कोचिंग में देते होंगे उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 होती है, जो थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज होती है, बेसिक सवाल होते हैं, अगर आपने इतना तीनों कर लिया तो आपका वो बैकलॉग खत्म हो गया। ठीक है, 1-2 लेक्चर बचा है तो उसको तो यार सैटरडे संडे में निपटा दो, इतनी बड़ी चीज कोई है। पर पॉइंट ये है सबसे पहली चीज कि प्रेजेंट पे ध्यान रखना है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, जैसे ही हमारा भाई सैटरडे संडे का ब्रेक आएगा या बीच में कोई छुट्टी आ गई, रक्षाबंधन की छुट्टी हो गई, कुछ हो गई, त्योहार तो बाद में ही बना लेंगे यार हम। त्योहार बनाना जरूरी है या इस समय सीट लेना जरूरी है एक बड़े अच्छी सी कॉलेज में, जिससे कि आगे की थोड़ी लाइफ हमारी सेट सी हो जाए। लाइफ कभी सेट नहीं होती है तो बात अलग है, पर हाँ थोड़ा बहुत ये रहेगा कि मन में खुशी हो जाएगी कि वो कॉलेज मिल गया जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, पिछले 2 साल से रगड़ रहे थे। तो 1-2 साल के अगर त्योहार थोड़े चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ये चीजें हैं, प्रायोरिटीज देखनी होती हैं, क्या प्रायोरिटी चल रही है हमारी। हमारा बड़ा गोल जो है उसके बीच में छोटी छोटी चीजें आ रही है तो इसको कई बार स्किप करना होता है। बीच बीच में सैटरडे संडे में अगर कोई मूवी देखने जा रहा है दोस्त तो उसको स्किप करना होता है, क्योंकि हमारा बड़ा गोल एक बहुत बड़ी चीज बैठा है। थोड़ा सा रूड हो सकता हूं पर फिर वही बात है कि आपके भले की चीज कह रहा हूं। जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम में कोशिश करो कि दम लगा के वो बैकलॉग खत्म हो जाए। चाहे 1 लेक्चर बचा है, 2 लेक्चर बना है, 1 चैप्टर बचा है, 2 चैप्टर बचा है, जल्दी जल्दी खत्म कर लिया। चैप्टर बचा है तो इस तरह से हो सकता है, लेक्चर बचा है तो आप उसी लेक्चर को वापस रिवाइंड करके देख सकते हो, या फिर जैसे भी सर्वर से बात कर लो, ऑफलाइन जाके 1-2 बार सर से पूछ सकते हो कि सर कहीं पे अगर आपके ड्रॉपर बैच में वो चैप्टर चल रहा है, दूसरे बैच में वो चैप्टर चल रहा है तो मैं वहां के बैठ जाऊंगा। इस तरह से खुद अपने दिमाग लगाना पड़ता है। 11वीं में एक बात समझ लो, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बोलना चाह रहा था पर अभी बोल देता हूं। 11वीं में एक बात समझ लो कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको ऐसे हाथ पकड़ेगा और आपके साथ चलेगा जैसे 10वीं में कुछ लोग चलते हैं। ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक बच्चे की डिफिकल्टीज अलग है, हर एक बच्चे की परेशानी अलग है, तो सब बच्चे पे ऐसे ध्यान नहीं दिया जा सकता। आपको अपना दिमाग में खुद लगाना पड़ेगा। आप मैच्योर हो चुके हो, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो दिमाग लगाओ कि कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं। इंडियन है हम यार, हम जुगाड़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चों ने बोला भैया हमारी कोचिंग में तो डीपीपी नहीं मिलती। मैंने कहा नहीं मिलती तो क्या बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के? टेस्ट सीरीज ले लो कहीं पे। बहाने नहीं लगाने होते कि यार हमारी कोचिंग में ये नहीं होता था इसलिए मैं ये चीज नहीं करता हूं, लो मैं गुस्सा होकर बैठा हूं कि मेरी कोचिंग में तो डीपीपी नहीं मिलती, मैं नहीं करूंगा। कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारे बहाने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक बच्चा तुम्हारे साइड में, तुम्हारा कंपटीशन है, चाहे जितने से जितना बड़ा जिगरी दोस्त हो। फैक्ट है ये। तो इसीलिए एक बात समझ लो कि जहां पे भी दिक्कत आ रही है कोशिश करो जुगाड़ लगा के उसको वहीं पे सॉल्व करो और आगे बढ़ो। छोटी छोटी चीजें जो मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं। आगे बात करते हैं भैया, स्कूल कोचिंग और सेल्फ स्टडी मैनेज नहीं हो पा रही है, इसको मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हर एक बच्चे के दिमाग में आके बैठा हुआ है इस समय, कि भैया 3 चीजें हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम तो मिल ही नहीं पाता है। फिर वही बात है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। मैं साफ साफ यहां पे हर एक चीज वीडियो में नहीं बोल सकता हूं क्योंकि ऑनलाइन माध्यम है, ठीक है। कुछ लोग बोलने लग जाएंगे कि ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, पर एक बात आप ध्यान समझ लो, ठीक है। हिंट दे दूंगा कि प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। इस समय हमारी प्रायोरिटी क्या है? क्या इस समय हमारी प्रायोरिटी है कि हम स्कूल में जो हाफ ईयरली हो रहा है, टेस्ट हो रहा है ना, 11वीं के पेपर हो रहे हैं, 12वीं के हाफ ईयरली हो रहा है, क्या हम ये चाहते हैं कि उस 11वीं 12वीं में हम बिल्कुल ऐसा टॉप कर दें, 100% लेके आ जाएं? या हम ये चाहते हैं कि जिस हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन में हम ज्यादा टाइम दें और उसमें हम अच्छे नंबर लेके आए? आपकी प्रायोरिटीज हर एक बच्चे की अलग हो सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो 11वीं में भी चाहता हूं कि हर एक नंबर आ जाए मेरे और हर एक चीज मेरी टॉप रहे, 11वीं के हर एक टीचर मेरे को जानता हो क्लास में कि मैं ही टॉपर हूं, तो भैया कंपटीशन में दिक्कत आएगी। दोनों में से एक चीज लेनी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दो नाव पे अगर पैर रखोगे तो आप गिरोगे, ये फैक्ट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए इस समय स्कूल ज्यादा जरूरी है या फिर मेरा कंपटीशन ज्यादा जरूरी है।
अगर कंपटीशन और स्कूल का सिलेबस सेम है और ऐसा है कि भैया मेरे को तो उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए जिसमें स्कूल के मार्क्स ज्यादा मैटर करते हैं, तो इस पे फोकस करो। भाई मेरे को तो उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए जिसमें कंपटीशन पे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं, तो भाई कंपटीशन पे ज्यादा फोकस करें। इसके लिए हम इतना कर ले कि हम पास हो जाएं। किसी को दिखानी तो नहीं है 11वीं की मार्कशीट जाके कि यार मैं तो एम्स दिल्ली में बैठा हूं और एम्स दिल्ली में बैठे हुए मेरे से कोई आके पूछ रहा है, कोई मरीज आया कि यार अपने 11वीं के हाफ ईयरली के पहले नंबर दिखाओ जब भी मैं इलाज करवाऊंगा। या आप आईआईटी बॉम्बे में बैठे हो, आईआईटी में बॉम्बे में बैठे बैठे आपका दोस्त आ रहा है कि यार 11वीं के तेरे दूसरे यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए थे, या कोचिंग के दूसरे यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए थे, कोई बता। कोई नहीं पूछने वाला। मैच्योर खेलना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, डायरेक्ट मैं नहीं बोल सकता हर चीज, पर आप इतने समझदार हो कि आप समझ गए होगे। आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, और इस चीज को, दूसरी चीज या ये हो सकती है ये हो सकती है, उसको थोड़ा कम फोकस करके इस पे अपना 99% टाइम देना है। ये हो सकती है या ये हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों पे नाव पैर रखोगे बहुत मुश्किल है होना, ठीक है। आगे आप बहुत ज्यादा जुगाड़ी हो, आप हर चीज देख ही सकते हो। मेरा एक सजेशन रहता है कि यार आप दो चीजें हैं, एक आपका होता है स्कूल, एक आपका होता है कोचिंग, ठीक है। दोनों में से एटलीस्ट एक तो ऑफलाइन होनी चाहिए, एटलीस्ट एक तो ऑफलाइन होनी ही चाहिए, जिससे कि आप भाई थोड़े बहुत लोगों से भी तो बात करोगे। घर पे बैठे रहोगे तो डिप्रेशन में बैठ जाओगे, टेंशन में रहोगे। तो इसलिए एक एटलीस्ट ऑफलाइन हो। दूसरी चीज जैसे भी आप कर सकते हो वो आप देख लो, ठीक है। सिंपल सा एक हिंट है, वो मैंने आपको बता दिया, ऐसे टाइम मैनेज होगा, और टाइम मैनेज करने का कोई और तरीका मेरे दिमाग में नहीं है। आप जब ये है कि भाई आपने सुबह एक चीज पे फोकस करा, ठीक है, दूसरी भी आपने एक चीज पे फोकस करा, उसके बाद आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दोनों में से जो प्रायोरिटी वाली चीज है उस वाली चीज को प्रायोरिटी पे सेल्फ स्टडी करोगे। एक बसर नाम की छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने चैनल पे, उसमें मैंने ये चीज बोली थी कि अगर आपको लग रहा है कि आप कोचिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो, और स्कूल का काम आपको ऐसा लग रहा है कि यार कॉपियां भरवाई जा रही हैं, एक्टिविटीज बनवाई जा रही हैं, तो वो काम आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि यार रात में जब आप कम प्रोडक्टिव हो, जब ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो प्रायोरिटी वाला काम करो, जब आप कम प्रोडक्टिव हो तो उस समय वो वाला काम करो जो कि आपके लिए लेस प्रायोरिटी वाला है। कम प्रोडक्टिव हो, नींद आ रही है, कान में लगाया भाई आपने ईयरफोन और एक्टिविटी फाइल कंप्लीट करने लग गए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने बता दी हैं, बाकी आप ज्यादा समझदार हो, आप समझ गए होगे। प्रायोरिटी सेट कर लो, जो ज्यादा प्रायोरिटी पे उस पर ज्यादा फोकस देना है। अब आते हैं हम अगली चीज पे। भैया फिजिक्स और मैथ्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। आ रहा है क्वेश्चन, सबके दिमाग में आ रहा है, भर भर के क्वेश्चन है भैया शीट, और या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि भैया क्लास में तो सवाल हो जाते हैं, क्लास के जो सर सवाल करवा रहे हैं वो तो हो जाता है, शीट और डीपीपी के सवाल नहीं हो पाते। जब शीट में सवाल करने बैठते हैं कुछ कुछ सवाल अटक जाते हैं। दोनों का आंसर मैं देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो थ्योरी है वो आपकी ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू आप कितने सवाल कर रहे हो। तो इसलिए कोशिश करो कि थ्योरी आपको अच्छे से आती हो। आपको जितने भी सवाल आपके क्लास में हुए जा रहे हैं, जितनी भी थ्योरी आपको थ्योरी आपको क्लास में लिखी जा रही है, जितने भी सवाल आपके क्वेश्चंस आपके जितने भी क्लास में हो रहे हैं, वो सारे कंसेप्चुअल सवाल हैं। तो उस पर फोकस करो कि यार थ्योरी क्या बताई जा रही है वो अच्छे से याद हो जाए। जितने सवाल आपको कराए जा रहे हैं उस पर 1 मिनट बैठ के सोचो कि इसमें यह फॉर्मूला क्यों लगा, इसमें सर ने ऐसे क्यों सोचा। सर से जाके डाउट पूछो। आप कोचिंग में 1.5-2 लाख इसलिए नहीं भर रहे हो कि आपको ज्ञान मिल जाए, ज्ञान तो फ्री में पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। आप 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए इसलिए कोचिंग में भरते हो जिससे कि आपको एक 1-to-1 इंटरेक्शन मिल पाए। आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आप डाउट पूछो और आपका वो डाउट सॉल्व हो जाए, इसलिए आप 1.5-2 लाख रुपए भरते हो। ज्ञान तो फ्री में पड़ा हुआ है, जाओगे ज्ञान लेके आ जाओगे, चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं पूछोगे डाउट, तो कोई फायदा नहीं। आप 2-3 लाख रुपए दे रहे हो, इससे बढ़िया तो फ्री में यूट्यूब पे पढ़ लो। पर आप कहीं पे जा रहे हो पैसे भर के, तो जितने डाउट पूछ सकते हो उतने डाउट पूछो, बेहा हो जाओ। नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा, बाद में जब सीट निकल के आ जाएगी ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जो नहीं पूछ रहा है शर्म के मारे वो नहीं हो पाएगा, आप ही आगे बढ़ोगे। एक बात समझ लो, देखो जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं वो सब के सब सेम नाव पे हैं, सब के सब सेम लेवल पे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसका अभी तक सिलेक्शन हो गया है। सब सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कौन आपकी बेइज्जती कर देगा ये बात सोचो। और कर भी देगा तो कौन सी बड़ी बात होगी, आज से 2 साल बाद याद भी रखेगा कौन बंदा था। तो इसलिए जितने डाउट पूछ सकते हो, कहीं पे भी कंसेप्चुअल सवाल में दिक्कत आ रही है सर से पूछो कि सर ये वाला फॉर्मूला इसी सवाल में क्यों लगा, आपको कैसे दिमाग में आ रहा है कि ये सवाल में ये फॉर्मूला लगना है, पूछो, वो बताएंगे। और उसको एज अ थ्योरी एज अ कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में साइड में लिख लो कि सर ने बोला था कि यहाँ पे ये चीज होगी इसलिए लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पहली चीज है फिजिक्स की थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सवाल। थ्योरी जितनी हो जाए, कॉन्सेप्ट जितना हो जाए उतना ज्यादा करो। सवाल चाहे अगर तुम 100 भी कर रहे हो तो आप
अगर वो कंसेप्चुअल कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो तो आप आगे के 1000 सवाल कर दोगे। ये बात आगे फिजिक्स की, तो इसलिए थ्योरी पे ज्यादा फोकस रखना है। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें सवाल ज्यादा जरूरी होते हैं, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। पॉइंट ये है कि बेसिक्स को मत भूलना। हम सोचते हैं भाई सीधा जी एडवांस का सवाल करेंगे, बेसिक बेसिक तो ठीक है सर, घर स्कूल में करवा रहे हैं सर, कोचिंग में करवा रहे हैं, हम तो जाएंगे घर पे सीधा एडवांस वाला सवाल खोलेंगे। नहीं, सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। इसलिए हमें लगता है कि हमसे मैथ्स नहीं हो पा रही है। बेसिक के जितने सवाल कर सकते हो करो। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पहले आपको 10th में 10-15 दिन लगते थे ये आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल करने में। अब आप अपनी 11th में उठाओगे ना उस बुक को, 1-2 दिन में हो जाएगी कंप्लीट। पर उससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। सेम अगर आपको फिजिक्स में बेसिक क्लियर करना है, एच सी वर्मा के सवाल बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इस तरह से अपने आप कुछ चीजें करनी पड़ेगी। आर डी शर्मा आपने एक बार कर ली मैथ्स की, तो आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए। बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल में ये वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है। जब पता चल गया सवाल में ये वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है, तो आप जब भारी सवाल उठाओगे और उसमें वो फॉर्मूला लग रहा होगा तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि बेसिक्स पे ज्यादा फोकस रखा जाए, ये नहीं कि सीधे भारी। ठीक है हम एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर बड़े एग्जाम को भी जब भी ट्रैक करा जाता है जब हम बेसिक्स क्लियर हो। जो भी टॉपर से टॉपर है उस बंदे के बेसिक्स बहुत क्लियर होते हैं, उसको पता होता है कि फॉर्मूला वो क्यों लगा जा रहा है, कहां पे लगा जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं कि हम बिल्कुल ऐसे शक्तिशाली बन जाए 1 मिनट में कि यार हम तो छोटी चीज देखते नहीं, हम तो सीधे बड़े सवाल करेंगे। ब्लंडर है ये, अहंकार में नहीं आना। ये कोशिश रखनी है। जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं कि भाई हमें तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। तो आप भी ये नहीं कि मेरे को तो सब आता है, अलग अपने एटीट्यूड में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है यार, नहीं आता सीख लेंगे, बेसिक नहीं आता सीख लेंगे, एक और बुक करनी पड़ेगी, अच्छे से करेंगे। ये पॉइंट है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, भैया शीट और डीपीपी के सवाल कई बार नहीं हो पाते। हम कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ सवाल हो जाते हैं, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि शीट या डीपीपी में अटक जाते हैं। ये सवाल मैंने अपने सर से भी पूछा था। मैंने कहा सर ये सवाल है और कई बार हम इसमें बैठे रहते हैं और हम डिमोटिवेटेड फील हो जाते हैं कि यार इतनी देर लगा दी और हो नहीं पा रहा है। तो सर ने बोला यार देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं बनने के लिए होते हैं। बहुत बड़ी लाइन थी ये। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तुमसे नहीं हो पाएंगे, वो हम जानबूझ के आपको देते हैं जिससे कि आप 3-4 बार अटेम्प्ट मारो। एक बार आप बैठे 3-4 बार अटेम्प्ट मारा, एक बार रात को बैठे 3-4 बार अटेम्प्ट मारा, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, जाके सर से डाउट पूछ लो, उसके बाद आके उसको वापस अटेम्प्ट कर लो, हो गया आपका सवाल क्लियर। तो इसलिए कुछ सवाल ऐसे होंगे जो नहीं हो पा रहे, 3-4 अटेम्प्ट मारो, 10 अटेम्प्ट मारो, नहीं हो पा रहे तो उसको रख दो, सर से जाके पूछ लेंगे। पूछने के बाद उसको वापस अटेम्प्ट करो, जरूर करेंगे। आपके जो टेस्ट होते हैं, आपकी जो मॉड्यूल के सवाल होते हैं, आपके जो डीपीपी के सवाल होते हैं, इसमें जब भी आपको कोई डाउट आए और वो डाउट आपने मान लो आपने दम लगा के, आपने कुछ जिगरा उठा के सर से पूछ लिया। खाली पूछना ही नहीं होता, आपने एक बार सर से जाके पूछा, सर ने आपको वो डाउट बताया, आपने कहीं पे उसको नोट डाउन कर लिया, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया, फिर उसके बाद जब आप अपने घर जा रहे हो तो घर जाके कोशिश करो कि उस सवाल को वापस अपने आप बिना देखे अटेम्प्ट करो। जब आप ये काम कर लोगे, ये वाला स्टेप जब आप कर लोगे ना, तब आपको वो डाउट क्लियर होगा, वरना वो डाउट क्लियर नहीं है। खाली ज्ञान लेने से डाउट क्लियर नहीं होगा, बहुत बड़ी ब्लंडर है जो बच्चे 11वीं में करते हैं। डाउट आ गया, सर से पूछा क्लास में, सर ने पूछा कि किसी को डाउट, सर ये वाला डाउट है, सर ने बताना शुरू कर दिया, हम बच्चों से बातें करने में लग गए, सर ने कहा डाउट क्लियर, हम कहते हैं हाँ सर ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिया। ये नहीं होता डाउट क्लियर का मतलब। डाउट क्लियर का मतलब ये होता है कि आपने उस डाउट को क्लियर करने के बाद घर आपके वापस अटेम्प्ट करा। भैया टेस्ट में नंबर नहीं आते, क्या करें? टेस्ट में नंबर नहीं आते, कोई बात नहीं, शुरुआत है अभी तो। मेरे एक टेस्ट में -1 नंबर आए थे मैथ्स के, पर मैथ्स मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी बाद में जाके। तो इसलिए कोई नहीं पूछने वाला आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, पूछने ये वाला है, आपसे ये पूछने वाले हैं बंदे, आपसे ये सर पूछेंगे जब आप जाके अपने कोचिंग के टीचर से पूछोगे, तो आपसे ये पूछेंगे क्या आपने एनालाइज करा टेस्ट को घर जाके। अगर आपने वो नहीं करा ना तो टेस्ट देने का फायदा ही नहीं है। तो टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज जरूर करो, देखो कि कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट का सवाल मेरे से नहीं हो पाया, वो सवाल क्यों नहीं हो पाया, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो वापस उसको रिवाइज करके वापस अटेम्प्ट करो। ये पॉइंट रहता है। एक और चीज आखिरी में जाते हुए, मेरे को नहीं पता कितनी वीडियो बन गई है बड़ी, पर एक और चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा जो बच्चों के दिमाग में आ रही थी कि भैया टेस्ट से पहले हम सारे चैप्टर रिवाइज कैसे करके जाएं, टेस्ट से पहले रिवीजन कैसे करें, या फिर हमारे जो 11वीं के इनिशियल चैप्टर्स हैं उसका रिवीजन कैसे करें। हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि रिवीजन कैसे करें। टाइम मिलेगा ही नहीं, हार्श रियलिटी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 10वीं की तरह मैं एक चैप्टर उठाऊंगा और उस चैप्टर को उठा के पूरा रिवाइज करूंगा A to Z, ऐसा 11वीं में नहीं होने वाला। पूरी 10वीं जितनी होगी ना, उतना बड़ा तो आपका रोटेशन डायनेमिक्स होगा। ठीक है, तो इतना टाइम तो है नहीं आपके पास कि आप कर लो उसको रिवाइज। कैसे रिवाइज होता है? 2 चीजों से। पहली चीज होती है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या फिर आपको वर्कशीट्स वगैरह मिलती होंगी,
वो चीज़, और दूसरी चीज़ होती है आपके रेगुलर टेस्ट। ये दोनों चीज़ ना हमें भारी बहुत लगती है, पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले टेस्ट में आएंगे आपके 6 चैप्टर, आप सोचोगे रिवाइज करके चला जाता हूँ। दूसरे टेस्ट में आएंगे आपके 12 चैप्टर, आप सोचोगे चलो मन मार के इसको भी रिवाइज कर लेता हूँ। तीसरे टेस्ट में आएंगे आपके 40 चैप्टर, कैसे कर लोगे रिवाइज? नहीं कर पाओगे। तो वहां पे काम आती है आपकी डीपीपी और टेस्ट। आपने डीपीपी करी, आपसे सवाल नहीं हुआ, तो आपने क्या करा, वापस उस कॉन्सेप्ट को उठाया और उठा के वापस रिवाइज करके वापस अटेम्प्ट करा, हो गया रिवीजन। एक तीर से दो निशाने, डीपीपी कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, नहीं हो पा रहा तो आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करा, तो हो गया उस चैप्टर का रिवीजन। पूरा बैठ के रिवीजन नहीं हो पाएगा, 11वीं में बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर पाओगे। टेस्ट आपके कोचिंग में कम हो रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लो कहीं से, जहां से भी मिल रही है, रेगुलर टेस्ट दो, नहीं हो पा रहा है तो सवाल के कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करो, हो गया रिवीजन। ऐसे रिवीजन होता है। पूरा बैठ के फुल फ्लेज बैठूंगा एक दिन और रिवीजन करूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। हार्श रियलिटी है। जो कर पा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, अथा लेवल टॉपर है, अलग बात है। पर मैं एक ऐसे बच्चे से बात करूं जो मैं अपनी तरह से मानता हूं या फिर थोड़ा सा मेरे से और ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये सारी चीजें थी जो मेरे को डिस्कस करनी थी आपको। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें आ रही हो दिमाग में, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी, ठीक है। छोटा डाउट होगा तो मैं वहीं क्लियर कर दूंगा, बड़ा डाउट होगा, बहुत सारे बच्चों का होगा, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिससे कि आप उसको क्लियर करके आगे बढ़ो। पॉइंट ये, बस आगे बढ़ो, जितना आगे बढ़ना है उतना आगे बढ़ो। पीछे बैकबोन में मैं खड़ा हूं, जो चीजें चाहिए होंगी मेरी तरफ से, मेरा जितना हो पाएगा मैं उतना आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हूं। आगे बढ़ना है बस तुम्हें, ठीक है, नाम रोशन करना है, बस ये पॉइंट है। जितना रगड़ सकते हो उतना रगड़ो। 11वीं 12वीं एक ऐसी क्लास है जो आपको रगड़ना सिखा देगी। शायद आप जिस मोटिव से उसके रगड़ रहे हो वो मोटिव शायद क्लियर ना हो पाए, पर 1% होता है, नहीं मिल पाती सीट, नहीं हो पाता है, बहुत कम सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है। पर आप जो मेहनत करना सीख लोगे ना, तो आप लाइफ में कुछ भी जाके बड़ा उखाड़ दोगे। तो कोशिश करो कि मेहनत अपनी तरफ से 110% होनी चाहिए। पीछे मैं खड़ा हूं, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना और आग लगा देनी है। आई होप आप सभी को कुछ चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई, कुछ चीजें रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जरूर आऊंगा। तब तक के लिए वही पढ़ो, फोड़ो, कहर मचाओ, आग लगाओ। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय। जाओ पढ़ लो।